हेलो बच्चों, मैं शाहिद खान आपका फिजिक्स टीचर। आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंदर मिलते हैं जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 4 है जो आपके लिए मोस्ट है। इसके अपन ने मैंने बोला था ना आपको कि अपन ने वन शॉट स्टार्ट किया है। अब उसी वन शॉट का एक ये नया प्लेलिस्ट लेके आए, ठीक है ना। देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने इसके अंदर एमसीक्यू ऐड करे। क्या बेटा करें इसके अंदर? एमसीक्यू ऐड करें। देखो पहला एमसीक्यू इसके अंदर क्या है बेटा? द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या होता है? क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। पहला ऑप्शन क्या दिया इसमें? टेस्ला। दूसरा क्या दिया? वेबर। तीसरा क्या दिया? एम्पियर। और चौथा क्या दिया बेटा इसके अंदर? न्यूटन दिया। क्या दिया बेटा? न्यूटन। तो आप देखो अपन ऑप्शन से ही अपन आंसर ढूंढते। देखो न्यूटन बताओ किसका होता है? फोर्स का सर, मतलब है बल का होता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट का अपन इनको भी तो पता होना चाहिए ना। एम्पियर किसका होता है बेटा? करंट का होता है। वेपर किसका होता है? वेपर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। याद है क्या आपको? मैग्नेटिक फ्लक्स का। और टेस्ला किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो कौन सा ऑप्शन होता है बेटा का? मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। नया एमसीक्यू कह दिया बेटा, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन यू, मतलब वी और बी में क्या एंगल बनेगा। तो आप देखो फोर्स के इस चैप्टर में फोर्स के कितने फॉर्मूले पढ़े थे, तो आपको पता होना चाहिए कि सर पहला फॉर्मूला था F इक्वल टू बिल साइन थीटा। मैं इसको BIL ऐसे याद कराता हूं कि बच्चों को याद हो जाए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था इसके अंदर? F इक्वल टू QVB साइन थीटा, ठीक है। QVB साइन थीटा। इस फॉर्मूले को क्या बोलते थे? नाम पता है क्या आपको इस वाले को? इसको बोलते हैं लोरेंज फोर्स। याद है ना, जिसको लोरेंट फोर्स बोलते थे अपन। तो आप बताओ किसने क्या बोला? द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। आप बताओ मैक्सिमम मतलब अधिकतम। क्या बोला बेटा इसने? अधिकतम। अधिकतम कब होता है? आप देखो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि सर इसके अंदर फॉर्मूला v और b की बात कर रहा है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां पर? इसमें इसमें सर ये रहा। तो फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्यू वी साइन थीटा। तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ये अपना मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कितने एंगल पे होता है? अधिकतम है 90 पे। कितने पे होता है बेटा? 90 पे। क्यों? क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब है जो मूविंग फोर्स, जो मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है ना, उसके लिए पहले फॉर्मूला पता चलना चाहिए आपको। कौन सा होता है बेटा? QVB साइन थीटा। और वो किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? 90 पे होता है, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो अगला क्या है? विच रूल इज गिव दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ना बेटा, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप देखना, विच रूल इज गिव दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोला इसने अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले इसमें बेटा आपको करंट देनी पड़ेगी। तो अपन इसको किससे निकालते थे? ऑप्शन क्या दिया इसने? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल, ये कहना स्क्रू गेरेज जो रूल था ना, कोर स्क्रू वाला। तो इसमें देखो अपन क्या करते थे, राइट हैंड में थंब जो था ना, थंब को रखते थे करंट की डायरेक्शन में, और इसको ऐसे फिंगर को करल करते थे। ऐसे क्या करते थे बेटा? ऐसे करल करते थे। तो उसमें क्या होता था? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता था। तो जिस साइड अपन इनसाइड फिंगर था उसको क्या लिखते थे? क्रॉस। और इस साइड को क्या लिखते थे बेटा? अपन डॉट लिखते थे। तो ये किससे निकालते थे अपन? राइट हैंड थंब रूल से। इसी में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में जो अपना थंब होता है वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। इंडेक्स फिंगर क्या बताती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बताती है। और मिडिल फिंगर क्या बताती है बेटा? इसके अंदर करंट बताती है, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू में आओ बेटा, अगले में आ गया ना। फोर्स का फॉर्मूला देख लो, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा अभी यहां क्या बोला है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा लगेगा? देखो फॉर्मूला कौन सा था? अभी बताया था मैंने, QVB साइन थीटा। एक बताया था F इक्वल टू BIL साइन थीटा, ठीक है। दो फॉर्मूले बताए थे। तो आप बताओ कि QF बराबर QA, ये तो गलत सीधा हो गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड वाला नहीं है ना। फिर ये देखो, ये क्या? बिल ओनली। और ये क्या? QVB। और ये क्या? बिल साइन थीटा। तो अगर इसको करंट कैरिंग कंडक्टर में पूछा है, न कि वेलोसिटी बोली इसने, तो वेलोसिटी वाला तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में साइन थीटा नहीं है, मतलब 90 लिया होगा, लेकिन अपन 90 ने अपने एग्जैक्ट फॉर्मूला देखना ना। तो बिल साइन थीटा के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला इसने? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप करंट कैन डिपेंड ऑन द। अच्छा फॉर्मूला है, देखो
करंट कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो क्या? बी बराबर म्यू नोट एन आई टू आर। क्या फॉर्मूला था बेटा इसके अंदर है? म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर। देखो एन इसमें अपन स्मॉल लिख लेते, कोई बात नहीं, म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर। देखो यहां पर म्यू नोट एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न। आई क्या होता है बेटा? करंट मतलब धारा। आर क्या होती है? रेडियस, त्रिज्या। तो इसने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग डिपेंड्स ऑन द करंट, डिपेंड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, कंडक्टर है ये। रेडियस ऑफ द लूप ओनली, करंट ओनली, नंबर ऑफ टर्न ओनली। तो तीनों पे डिपेंड करा बेटा, मैंने तीनों फॉर्मूला लिखा है ना इसके अंदर। तो कौन सा जाएगा? करंट, रेडियस एंड नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, आगे देखो। अभी देखो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, देखो ओम्स लॉ डायरेक्शन थोड़ी देता था। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? वी प्रोपोर्शनल आई था बेटा, तो ये इंड्यूस्ड करंट की कोई बात नहीं कहता था। फिर फेराडे लॉ, फेराडे लॉ में अपन ईएमएफ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बेटा? ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? ई इक्वल टू माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। ये पढ़ते थे अपन तो इसमें। ये भी फॉर्मूला आ सकता है बेटा कि रेट चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर होता है? ईएमएफ के। किसके बराबर होता है बेटा? ईएमएफ के। और ईएमएफ की यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है। ठीक है ना, अपने वीडियो में बताया था। फिर एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ तो करंट था, लेकिन इसने क्या बोला? इंड्यूस करंट। तो क्या होगा इसके अंदर? लोरेंज लॉ गया। कौन सा होगा बेटा? लोरेंज लॉ गया। अगला एमसीक्यू देखो इसके अंदर क्या इसमें? ए चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस। अब देखो मूविंग बोल दिया ना, तो मतलब वेलोसिटी है। तो फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इसने देखो ये नाम या बोला पैरेलल ये रहा, तो पैरेलल मतलब एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है? अपन इधर लिखेंगे साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो ये पूरा फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 0 फोर्स। ठीक है, अगला कौन सा बोला इसने? एट एमसीक्यू देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर वेरी। अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बोला इसमें, सर्कुलर लूप नहीं बोला। तो बेटा एक फॉर्मूला बनता है बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। एक तो ये फॉर्मूला, इसको देखो अपना ये जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है, याद है आपको? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 टू पावर माइनस 7। लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 पाई। ये फॉर्मूले से बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला और अच्छा बनाते ना, आपको पता चले ना। तो ये 2 पाई है, तो मैं क्या करता था? इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता था, तो ये फॉर्मूला बनता था म्यू नोट 4 पाई। नीचे हो गया ना, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो गया, ऊपर 2 अपॉन आर। ठीक है ना, तो गड़बड़ देते थे, एमसीक्यू में देते थे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि ऊपर 2 से कंपेयर करोगे ना। तो आप देखो कि डिस्टेंस में कैसे वेरी कर रहे दोनों फॉर्मूले। तो डिस्टेंस पे 1 अपॉन आर वेरी कर रहे हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब मान लो इसी क्वेश्चन का ग्राफ पूछ लेता आपको, तो ग्राफ कैसे बनेगा? बी और आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा, और वो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, तो देखो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो बी का फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है? इधर लिख देता हूं मैं वापस आपके लिए, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब मान लो कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो नया फॉर्मूला आता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट कौन होगा? जिसपे चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो उसमें पहला कौन सा दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव होता है, तो ये अफेक्ट करेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा ना, मतलब आपने इधर थ्रो किया तो अपोजिट जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना, इसलिए। अगला कौन सा? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, क्यों? क्यों न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाए बेटा? सी ऑप्शन। जिसपे कोई चार्ज वेरी नहीं करेगा ना, वही अपने मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट नहीं करेगा। फिर देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैंने बताया था ऐसे निकालते थे अपन, तो ये क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, मतलब ये बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप बताओ कि ये दोनों तो देगा ना वो आपको, तो क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब सी ऑप्शन।
अगला देखो एमसीक्यू सीरीज, ये अच्छी है बेटा, ठीक है ना, इनको करने हैं। फिर देखो द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, बेटा अच्छा देखो क्यों गड़बड़ कहां करते हैं, देखो चार्ज पार्टिकल बोल देगा या आपको मूविंग बोल देगा। देखो मैं एक नोट लिख रहा हूं आपको, या तो मूविंग बोल देगा बेटा आपको, या आपको परपेंडिकुलर बोल देगा। उसका मतलब थीटा कितना 90 है। मतलब फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगाता है, क्यू वी क्रॉस बी लगेगा बेटा, ठीक है। तो इसके कारण जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका जो प्रोपगेट होता है वो भी क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। मतलब थीटा कितना हो गया है 90। तो अगर थीटा 90 बन गया है और क्या पूछा इसने, वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगता है अपना, F इक्वल टू एफ डॉट एस, और यहाँ पर कोस थीटा, तो कोस 90 कितना होता है बेटा 0। तो याद रखना मोस्ट है ये, द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल शुड बी या इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड, ये देखो 10th में भी आता है, 10th का एक क्वेश्चन आता है कि इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज, तो क्या होता है बेटा सब बता देंगे 10th वाले, यूनिफॉर्म। क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म होता है। आगे देखो, ठीक है, लोरेंट फोर्स, क्या बोला बेटा इसने, लोरेंट जो फोर्स होता है ना वो किस किसके इफेक्ट पे डिपेंड करता है, तो पहले बोला स्टेशनरी चार्ज। इससे मेरे को एक बात याद है बेटा, स्टेशनरी जो चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज वो ओनली कौन से फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। कौन से प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र को। किसको करता है बेटा, विद्युत क्षेत्र को। लेकिन जो मूविंग चार्ज होता है ना ये क्या करता है, ई और बी दोनों को वेरी करने लगता है, मतलब दोनों से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन इसमें, बी ऑप्शन, मूविंग चार्ज ओनली, ठीक है। अगर देखो आगे वापस, ए मूविंग चार्ज इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो चार्ज मूविंग है और यूनिफॉर्म फील्ड में अगर गया है तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा बेटा, सर्कुलर मोशन। फिर क्या बोला है, एम्पियर सर्किट लॉ इज रिलेटेड टू, देखो बेटा एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट आते ही आपको ये पता चलना चाहिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नोड। म्यू नोड क्या होता था बेटा, परमिबिलिटी। क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि परमिबिलिटी और परमिटिविटी, मैं यहां बता रहा हूं आपको, परमिबिलिटी क्या होती है, म्यू नोड की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, और परमिटिविटी अब फाइनल नोट बोलते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, रिवर्स लिखते हैं अपन, क्या लिखते थे 8.85 लिखते थे, याद है ना आपको, 8.85 10 टू पावर -12, याद करो, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद है ना आपको। तो देखो ये क्या होता था, इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई इनसाइड या आई इनक्लोज। तो एम्पियर सर्किट लॉ के किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या बोले, एम्पियर रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है। आगे देखो, फिर आगे एमसीक्यू, द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। इससे पहले मैं आपको बात क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको नोट क्वेश्चन देखो, कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर आने चाहिए मेरे पास। मैं लिख रहा हूं, मैं द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर और डैश वोल्टमीटर इच। बताओ, एक तो ये ऑप्शन क्वेश्चन आपका, दूसरा इन सर्किट एमीटर एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड। तीसरा अगर आपको बोले कि हाउ टू मेड वोल्टमीटर, आप मेरे को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। मैं आपका वेट करूंगा, इन सब के क्वेश्चन मेरे पास
कमेंट बॉक्स में थे। जो पिछली वीडियो अपन ने कमेंट बॉक्स में अंदर जो क्वेश्चन छोड़े थे, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स था। जिन बच्चों ने वीडियो को पूरा देखा था उन्होंने उस कमेंट का जवाब भी दिया था, ठीक है ना। अब देखो द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पीछे पहला एमसीक्यू था कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है बेटा, टेस्ला, जिसको अपन कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक है। अगला क्या बोला है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, देखना द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज, मैंने क्या बोला था, लोरेंज फोर्स बोलते थे इसको, जो लोरेंट फोर्स होता था, लोरेंज फोर्स। आगे क्या, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला बेटा इसने, फोर्स नहीं बोला इसने, क्या नहीं बोला बेटा, फोर्स नहीं बोला। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर किस लॉ से निकालते हैं, कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। याद रखना, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किससे निकालते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। देखिए द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखो द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल पैरेलल, अभी तो क्वेश्चन आया था बेटा कितना हो जाता है, 0। अगला क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैन लुक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बेटा मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है आपको, आप बताओगे मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, ठीक है ना। उनके तो जवाब देने बेटा, इनकी भी देना, ठीक है ना। आगे देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द यूज टू द फाइंड द, बेटा वही वापस क्वेश्चन आ गया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या यूज करता था, आपको वो भी आपको बताना है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, वापस वही एमसीक्यू आ गया बेटा, तो उसका भी आप ही जवाब दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल मूविंग द परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉलो द, कौन सा पाथ करेगा, सर्कुलर पाथ, याद रखना कौन सा करेगा, सर्कुलर पाथ, सर्कल मोशन करने लग जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, सर्कुलर पाथ क्या करने लगता है बेटा, ये सर्कुलर पाथ। फिर देखो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ भी बताया था मैंने इस क्वेश्चन का, आप इस क्वेश्चन को करना बेटा, ठीक है ना। क्योंकि जब जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा ना वो क्वेश्चन दे पाएगा, क्योंकि ये समझो कि एग्जाम में है, जो आपने जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ा है, अगर आप उसी का जवाब नहीं दे पाओगे तो बेटा एग्जाम में क्या कर पाओगे। हम इतनी कोशिश करते हैं कि आपको, इतनी मेहनत से करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन करा वो कम से कम एग्जाम के जितना कर सको ना। अगर आप 5 मिनट पहले पढ़ा हो, अगर आपको याद नहीं था बेटा, तो फिर आप क्या तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो को अच्छे से देखोगे ना तब समझ में आएगा, और पेन पेंसिल लेके बैठा करो, ठीक है ना, नोटबुक में लिखा करो, ये नहीं कि वीडियो देखते ही हो जाएगा, ठीक है ना, फोकस करा करो। द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इज ऑलवेज, अभी इसका कराया था कितना होता था, 0, क्यों, क्योंकि एंगल कितना बन जाता था इसमें 90, ये आ सकता है, ऐसे पूछ लेगा व्हाई शुड द वर्क डन इज 0 इन मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू, एंगल कितना लिख दोगे 90 ड्यू टू परपेंडिकुलर। फिर क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्वेश्चन आया था कि एम्पियर सर्किट लॉ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता था, लेकिन और क्या करता था बेटा, इसमें करंट भी तो होती थी ना, क्या होती थी बेटा इसके अंदर है करंट, तो ये करंट पे भी वेरी करता है। फिर देखो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इंक्रीज विद द, ये क्वेश्चन है। बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ठीक है। ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप करंट इंक्रीज, मतलब आपको बी को इंक्रीज करना है, ठीक है। 3 कंडीशन है, लेकिन इसने क्या बोला, टर्न के बारे में बात की, टर्न कहां पर ये रहा, अगर एन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, पहली बात। तो इसमें तो क्या आ जाएगा, इफ द नंबर ऑफ द इंक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ द टर्न, द नंबर ऑफ टर्न, द नंबर ऑफ टर्न, द नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज, इसलिए वो क्या जाए इंक्रीज। अब देखो पहले तो बी, दूसरा अगर आप करंट को इंक्रीज करते हो बेटा तभी तो बी इंक्रीज होगा ना, यस सर। तीसरा अगर आप रेडियस का बताओ मेरे को, ठीक है ना, रेडियस का बेटा आप बताओगे मेरे को, क्योंकि रेडियस का पूछ लेता है, और इसका अगर बी और आर का ग्राफ पूछते हैं तो मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं बेटा,
बी और आर का ग्राफ भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका ही ग्राफ। ए न्यूट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्यों बेटा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक। क्या होती है बेटा? कॉन्सेंट्रिक। क्यों? देखो जब ये वायर बनता था उसमें करंट ऐसे जा रही है तो अपन बनाते थे ना ऐसे, देखो इस पे एक सर्कल बनाते थे, जितना दूर दूर जाओगे बेटा एक सेंटर को रखते हुए लाइन जाती रहेगी, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगी, कॉन्सेंट्रिक हो जाएगी। कॉन्सेंट्रिक हिंदी में क्या बोलते हैं? सहकेंद्रीय। क्या बोलते हैं बेटा? सहकेंद्रीय हो जाएगी। फिर देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, state the ampere circuit law using the derived expression for the magnetic field at the a distance of r from the long straight infinite current carrying conductor। देखो पहले इसने क्या बोला बेटा कि आपको एम्पियर सर्किट लॉ का फॉर्मूला बनाना। क्या बनाना बेटा? इसको एम्पियर सर्किट लॉ का फॉर्मूला बनाना ना, फिर आपको इसमें डेराइव करना। क्या करना बेटा? इसके अंदर डेराइव करना, ठीक है ना। अब देखो निकालते हैं, समझो। देखो एम्पियर सर्किट लॉ, क्योंकि बेटा इस चैप्टर से एक जो बड़ा क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आने वाला। कितना नंबर का आने बेटा? 4 नंबर का। तो 4 नंबर का प्रोसेस कुछ इस टाइप से होगा, वो क्वेश्चन 1 + 2 + 1 का हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा वो क्वेश्चन 1 + 3 का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बेटा 1 अगर प्लस कर रहा है ना तो मतलब वो एम्पियर सर्किट लॉ की थ्योरी पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा आपको? एम्पियर सर्किट लॉ की थ्योरी। दूसरा जो डेरिवेशन है उसका डेराइव कराएगा। तीसरा उसका नेसेसिटी डायग्राम पूछेगा, ठीक है। ये 3 नंबर में वेरी कर रहा है। अगर 1 नंबर का पूछा है तो वो क्या पूछ रहा है? एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट पूछ रहा है, और 3 नंबर का डेरिवेशन। दूसरा इसमें 1 नंबर का ये भी तो आ सकता है ना कि हाउ टू मेड कन्वर्जन ऑफ गैलोरीमीटर इनटू वोल्टमीटर या एमीटर, तो वो बेटा 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो पहले देखो एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट क्या था, क्या लिख देते हैं अपन? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इन क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट का नाम क्या था बेटा? परमेबिलिटी। क्या नाम था? परमेबिलिटी था इसका नाम। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज। तो उसका फॉर्मूला क्या बना देते बेटा? इसका अपन ऐसे बनाते थे, याद आपको सर? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल म्यू नोड आई, और आई में क्या लिख देंगे? इनसाइड लिख देंगे अपन या इनक्लोज लिख देंगे। ये बेटा इसका फॉर्मूला बना है, किसका? एम्पियर सर्किट लॉ का। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता था? द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इनक्लोज सरफेस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है, ठीक है ना। अब देखो अब इसने क्या बोला था बेटा? वायर के अंदर के लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना था। तो आप क्या करोगे? इनफाइनाइट वायर कंसीडर करना अपने को। तो मैंने क्या किया बेटा? एक वायर बनाया है, तो उसको इनफाइनाइट लेने के लिए, ठीक है बेटा, ये अपने वायर बनाया, ठीक है। इसमें जो करंट जा रही है वो क्या जा रही है बेटा? आई जा रही है। क्या जा रही है बेटा? आई जा रही है, ठीक है। अगर करंट आई जा रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं कौन सा रूल यूज करता हूं? मैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के कारण इधर क्या आएगा बेटा? अपने इस आर डिस्टेंस पे इधर क्या था बेटा? इस पॉइंट पे क्रॉस आ जाता है। क्या था? क्रॉस। राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस। इधर क्या था? डॉट। तो इस आर डिस्टेंस को कॉन्सेंट्रिक सर्किल मानते हुए इधर ये करंट जा रही है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को अपन पी कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? पी कंसीडर कर लेते हैं। और दूसरा याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब देखो तब इन थ्योरी में क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर एंड द करंट इज फ्लो थ्रू द इन आई
वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर एट द पी डिस्टेंस। मतलब क्या बोलोगे कि आर डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है जिसको अपन को फाइंड करना है। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट, क्या करेंगे बेटा, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला था बेटा बी का, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इक्वल टू म्यू नोड आई। क्योंकि देखो इस पूरे सर्कल में जो सर्कल बन रहा है इसमें करंट कितनी जा रही है बेटा, आई जा रही है, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया है, आई। तो आप देखो जब अपन वेक्टर प्रोडक्ट हटाते थे तो कोस थीटा आता था, क्या था बेटा, कोस थीटा इक्वल टू म्यू नोट आई। तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, क्यों, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सेम, ये स्मॉल एलिमेंट जो लेते हैं ना वो, और ये मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो अपन लिख देंगे बी डी एल कोस 0 कितना लिखे बेटा, कोस 0 तो हो जाएगा म्यू नोट आई, और कोस 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो आप लिख दोगे बी डी एल 1 इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, डीएल का करना है। तो बी को बाहर ले लो, तो आप बी को बाहर लो तो अंदर क्या आएगा, डीएल म्यू नोट आई। ठीक है, अब आप जब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना है, तो सर्कल की लिमिट कहां से चालू होगी बेटा, 0 से चालू होगी चालू स्टार्ट करेंगे अपन, और इसकी सरकमफेरेंस कितनी होता है बेटा, 2 पाई आर। ठीक है, इसमें देखो अपन क्या कर रहे हैं इधर, अगर मान लो अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं डीएल का, तो वो कितना होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल लिमिट क्या लिखोगे 0 टू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, लिमिट पुट करो बेटा, लिमिट पुट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम कितनी बेटा इसमें 2 पाई आर, मिनिमम कितनी 0 इक्वल टू म्यू नोट आई। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नोट आई। 2 पाई आर का डिवाइड कर दो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला बना था ना अभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल के, इसको भी यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई बनाना है। क्या बनाना है बेटा, 4 पाई। तो आप एक काम करो, यहां तक भी सही बेटा है, लेकिन अपने को 4 पाई बनाने के लिए मैं करवा रहा हूं आपको ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो देखो नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना बेटा 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इक्वल टू म्यू नोट, ये 2 आगे ले लो इसको, 2 आई अपॉन 4 पाई आर। अब देखो बेटा एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसी क्वेश्चन से अपन बार बार ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ग्राफ अगर पूछे आपको तो देखो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कौन है, इसके करंट है, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल कौन बेटा, इसके अंदर 1 अपॉन आर है। ठीक है, तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आप कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के लिए बी का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, बी डीएल बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r। फिर इसका अपन इसमें एक ग्राफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना, ये क्वेश्चन होगा ना एमपीएससी का लॉट। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है, derive and expression of the magnetic field at the point on the axis of the circular current carrying conductor या लूप। मतलब करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये बेटा एप्लीकेशन किसकी थी बता सकते हो क्या, किसकी एप्लीकेशन थी बेटा, ये बायोसाउट की एप्लीकेशन थी। किसकी थी बेटा, बायोसाउट। तो बायोसाउट की जो एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं वो एक सर्कुलर लूप के कारण पढ़ रहे, किसके कारण पढ़ रहे बेटा, सर्कुलर लूप के कारण। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, इसके देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो अपन लिखेंगे ये एक सर्कुलर लूप है
वो सर्कुलर लूप देखो ऐसे, जैसे मैं बताता हूँ बेटा अभी आपको, ये सर्कुलर लूप है ना, आप ऐसे देख रहे हो, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सिस ऐसे बना रहे हैं अपन, ये सर्कुलर लूप है, तो देखो ऐसे एक्सिस ऐसे बन रहा है इसका, ठीक है ना। तो इसको अपन बना रहे हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो देखो ये इसकी कोई रेडियस है, इस रेडियस को अपन क्या मान रहे बेटा, आर मान रहे, क्या मान रहे थे बेटा, आर मान रहे थे, तो ये भी क्या बेटा इसमें आर, इसमें करंट क्या जा रही है, ये करंट जा रही है, मतलब इसको 3D में ऐसे देख रहे हो, ठीक है ना, 3D के अंदर देख रहे हो। तो इसके मैं इस पॉइंट से ये माना मैंने, ये बी माना, और ये कोई एक्सिस है इसका, ठीक है, एक्सिस यहां से एक्स डिस्टेंस पे, यहां से मैं एक करता हूं, तो इसके कारण एफ बी के कारण तो इधर मैं मानता हूं डीबी वेक्टर काम कर रहा है, और ये मेरी इस पॉइंट, जो पॉइंट है ना, इसको पी कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, पी कंसिडर करेंगे, ये जो डिस्टेंस वो आर है, क्या बेटा आर है, ठीक है। अब यहां से एक एलिमेंट मानता हूं, उसको मानता हूं ए डैश बी डैश, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा है, तो ये डैश, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, डीबी डैश, ठीक है। और ये यहां से भी डिस्टेंस क्या है बेटा आर है, क्या है बेटा आर, एक परपेंडिकुलर डालने के लिए, कंपोनेंट निकालने के लिए, देखो मैं बेटा इसको मान रहा हूँ फाइव, क्या मान रहा हूँ फाइव, ये भी कितना है मेरा फाइव, ठीक है, एक्सिस ये फाइव है, ये 90 माइनस फाइव, तो स्मॉल एलिमेंट का ये भी क्या हो जाएगा फाइव, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा फाइव हो जाएगा। अब अगर अपन कंपोनेंट निकालते हैं, तो ये डीबी डेस के इस फाइव के कारण क्या आएगा, इधर डीबी डेस साइन फाइव, और इधर क्या आएगा डीबी डेस कोस फाइव आएगा, इसके कारण इधर क्या आएगा डीबी साइन फाइव, इसके कारण इधर क्या आएगा डीबी कोस फाइव आएगा, ध्यान दो। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, वेक्टर सम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बायोसाउट की एप्लीकेशन है, तो इसमें बायोसाउट का अपन फॉर्मूला यूज करना है अपने को, ठीक है। तो अपन इसमें लिखेंगे थ्योरी क्या लिखो बेटा, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस क्या है बेटा, इसके अंदर आर है, उसमें जो करंट जा रही है वो क्या बेटा इसमें आई है, और सेंटर पॉइंट क्या बेटा उसके अंदर ओ है। वी फाइंड द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट पॉइंट पी, और यहाँ पर अपन क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट, बेटा देखो आप पहले क्या देखते हो, dB इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई, बायोसाउट था नहीं, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, लिख देंगे इधर बाई बायो सावर्ट रूल या लो, ठीक है, बायोसावर्ट रूल है। तो आप अगर देखोगे थीटा यहाँ पर 90 कर रहा है रेडियस के कारण, तो इधर लिख देंगे थीटा 10 to 90, तो कितना बनेगा डीबी इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आइडियल, यहाँ पर क्या लिखा बेटा साइन 90, आर स्क्वायर था बेटा यहाँ पर ना, आर स्क्वायर साइन 90 कितना बेटा 1 होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा डीबी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब यही सेम टू सेम जो चीज है वो अपन किसके लिए करेंगे, डेस के लिए करेंगे, तो लिखेंगे डीबी डेस, तो डीबी डेस में देखो करंट भी सेम है, रेडियस भी वही सेम सेम है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू नोट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, सेम बन जाएगा बेटा, इस इक्वेशन क्या बनूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखो एक बार, दोनों इक्वेशन आपको सेम दिख रही है, तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपन ऐसे लिख सकते हैं dB इक्वल टू dB डैश, लिख दिया। तो आप डायग्राम में देखो कि आपको इसमें अपोजिट कंपोनेंट कौन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये dB cos फाई, और बेटा ये डेस है ना, ये डेस वाला है, ये dB डेस है, ठीक है ना, और ये क्या दिख रहा है ओनली dB cos फाई, ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट है, लेकिन साइन वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर लिखेंगे अपन इसमें अगर कोस लगाते हैं दोनों में, तो अपन लिखेंगे dB cos फाई इक्वल टू dB डेस cos फाई, तो अपन क्या लिखेंगे द dB cos फाई एंड dB dash cos phi is equal in magnitude but opposite in but
opposite in direction, then cancel out to each other। एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो बाकी कौन रहेगा, जो साइन वाला फैक्टर है तो अपन लिख देंगे, क्या लिखते हैं बेटा इसको, db इक्वल टू समेशन। समेशन मतलब क्या होता है बेटा, सम होता है, और सम भी किसका बेटा, देखो ये रहा इनका, इन दोनों का सम करना है, तो अपन इसको क्या मान सकते हैं बेटा, db साइन फाइव, क्या माने बेटा, और वही सरकमफेरेंस है तो भी अपन यहां पर भी क्या लिख देंगे, 0 टू 2 पाई आर, क्योंकि अपन इसको समेशन कर रहे हैं, अपन इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और समेशन भी कर सकते हैं। तो देखो अपन db की वैल्यू यहाँ पर आप डेज भी लिख सकते हो, ठीक है ना, db डेज साइन फाइव भी लिख सकते हो और db भी लिख सकते हो। तो ये कौन सी इक्वेशन से इधर लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बनेगा db इक्वल टू समेशन ऑफ 0 से 2 पाई आर, और यहां पर कितना आएगा बेटा, हाँ कितना आएगा बेटा इसमें, म्यू नोट 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर इंटू साइन का, ठीक है। अब आप देखो कि इंटीग्रेशन ये अपन जो समेशन कर रहे हैं वो डी क्या कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, डीएल का, तो डीएल अंदर रहेगा, बाकी सबको बाहर ले लो, तो ये क्या जाएगा, बी इक्वल टू, ये डीएल अंदर रख दो आप ना, तो अब बाहर क्या जाएगा, म्यू नोट 4 पाई आई आर स्क्वायर साइन फाइव, अंदर क्या बचेगा बेटा, डीएल, क्या बचेगा बेटा, डीएल, ठीक है। और आप इस ट्राइंगल में देखो, साइन फाइव, साइन फाइव क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या, इसमें रेडियस है, और हाइपोटेनस क्या मेरा इसमें आर है, इधर मैं लिख दूंगा साइड में साइन फाइव इक्वल टू, मतलब साइन थीटा, याद समझो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, तो फाइव परपेंडिकुलर कौन इसमें आर है, और एच क्या इसमें स्मॉल आर है, तो मैं लिखूंगा बी इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और डीएल का इसमें वेक्टर लगाना बेटा 0 से 2 पाई है ना, आप लगाते रहना। तो डीएल का जो सरकमफेरेंस आना है वो कितना आ जाएगा बेटा, एल, और लिमिट क्या बेटा 0 से 2 पाई आर है ना बेटा, सॉरी लिमिट बेटा कैपिटल आर है ना, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर थी ना, इसलिए कैपिटल आर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन हट गया ना, आई कैपिटल आर, यहाँ पर नीचे क्या बेटा स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा ना, और अंदर कितना आ जाएगा 2 पाई आर माइनस 0, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर आगे लिखते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई, ये 2 पाई आगे लिख दो तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई, नीचे क्या है बेटा आर क्यूब, आर बेटा इसमें हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस देखो इस डायग्राम में देखो बेटा एक बार आप, आर इसमें बेटा हाइपोटेनस है ये रही, तो ये क्या हो जाएगी, ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर नहीं होगी, तो आप लिखोगे इसका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस ना बेटा इसलिए, तो इधर लिख देंगे अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये पावर 3 तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा और कट करना चाहो आप, तो 2 पाई से 4 पाई अगर काटते हो तो कितना आता है, नीचे 2 आ जाता है, ऊपर कितना आता है 1 आता है, तो फॉर्मूला बन जाता है म्यू नोट आर स्क्वायर आई अपॉन 2 ये इसका एक्सिस हो गया। मान लो अगर इस पे सेंटर पे बोल देता, किस पे बोल देता बेटा, सेंटर पे अपन फाइंड कर देते, ठीक है ना, केस अगर लिखते अपन एट द सेंटर, सेंटर पे अगर बोल रहा है तो आप देखो एक बार डायग्राम में, सेंटर मतलब बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट, ये सेंटर पे आ जाए यहाँ पर, तो बेटा एक्स तो 0 हो गया ना, तो अगर एक्स ही 0 हो गया बेटा, तो आप देते हो देखो एक्स टेंड टू 0 हो गया, तो यहाँ लिखोगे तो ये कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नोट 2
आर स्क्वायर आई अपॉन, यहाँ पे लिखोगे आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स जीरो तो वो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, 2 से ये गया तो कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट आर स्क्वायर आई अपॉन 2, और ये आर कितना हो जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगा, 30 से कटेगा तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, देखो बी इक्वल टू म्यू नोट फिर साथ में क्या है आई, नीचे कितना बेटा 2 आर। तो ये सर्कुलर लूप के लिए नंबर ऑफ टर्न मानो उसको क्या मान लेंगे बेटा अपन, एन मान लेंगे। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, म्यू नोट आई अपॉन 2 आर बन जाता है बेटा, ठीक है ना। ये इसे करंट कैरिंग लूप का है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे पढ़ते हैं अपन। आगे क्वेश्चन क्या दिया इसने बेटा, देखो हाँ ये हुआ अपना, देखो आगे क्वेश्चन कौन सा बेटा, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ derive an expression of the magnetic field inside the long solenoid is the statement of the assumption of the made। अब सुनो, अपन ने पहले मैंने बता दिया था आपको एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेटमेंट, देखो यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, इसने बोला है बस बेटा ओनली यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, इसने ये नहीं बोला ना राइट द एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर बोल दिया आपको राइट द एम्पियर सर्किटल लॉ या द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो जो मैंने थ्योरी बताई थी ना आपको लाइन इंटीग्रल वाला, कौन सा बेटा, लाइन इंटीग्रल वाला, बी डी एल इक्वल टू म्यू नोड आई वाला, कौन सा बेटा, म्यू नोट है आई वाला, ये आपको लिखना है। अगर आपको स्टेटमेंट बोल दे या राइट द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आप क्या लिखोगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई, मतलब परमिबिलिटी के आई टाइम्स होता है। अब इसने सोलेनोइड को देखो प्रूफ कराया बेटा ना, अच्छा क्वेश्चन ये सोलेनोइड वाला, तो अपन क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अब अपन इसके अंदर सोलेनोइड करेंगे। देखो सोलेनोइड देखो क्या थी बेटा, एक कॉपर रोड के ऊपर, एक इंसुलेटेड रोड के ऊपर कॉपर वायर को जब वाउंड करते थे ना, तो वो सोलेनोइड बन जाती थी। क्लास 10th में पढ़ते अपन कि सोलेनोइड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह कैसे बिहेव करते हो, तो आप क्या करते हो, उसी सोलेनोइड में अगर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दे तो वो क्या बनती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन अब सोलेनोइड का डेराइव कर रहे हैं। देखो बेटा सोलेनोइड देखो, और किसका रूल अपन यूज करके कर रहे हैं, एम्पियर सर्किट लॉ का। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, देखो एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ना, मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया ना, इसमें मैं सोलेनोइड प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। ये मतलब सोलेनोइड है, इसे प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मान रहा हूं मैं पी, स्टार्टिंग देखो बेटा, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें अपन सोलेनोइड का डायग्राम बना, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें अपन इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी या पी क्यू आर जो भी आप मान लो, ठीक है। इस जो सोलेनोइड है इसकी लेंथ मान रहे हैं अपन एल, क्या मान रहे हैं, क्यूब एल लेंथ है, इसमें करंट इधर आई जा रही, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा मेरा इधर, तो अपन वही जो डायग्राम बना था हमने सोलेनोइड का उसकी बात करते हैं। तो अपन देखो यूज क्या कर रहे हैं बेटा, अपन ने एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, पहले इसमें we place the a solenoid long solenoid in a uniform magnetic field, the length of the साइड ए बी इज एल बी सी, मतलब सारी जो साइड हम सब क्या है बेटा इसमें सेम है, और इसके एंड पे फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन देख रहे हैं। तो अपन के विनो दैट है मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट लॉ के क्या था बेटा, बी डी एल, क्या था बेटा, बी डी एल। तो अभी देखो पहले अपन फाइंड कर रहे हैं कौन से पॉइंट के लिए, ए टू बी के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे ए टू बी के लिए बी डी एल, ठीक है। फिर अपन किसके लिए फाइंड करेंगे, पूरी सॉलिड तो क्या लिखेंगे, बी से सी के लिए लिखेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल है बी डी एल। फिर किसके लिए फाइंड करेंगे बेटा अपन, सी से डी के लिए करेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, बी
डीएल करेंगे, ठीक है बेटा। फिर किसके लिए करेंगे बेटा, डी से ए के लिए करेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, बी डीएल लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल ए टू बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी डीएल कोस बनेगा, और ए टू बी करंट भी दे रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है, तो डायरेक्शन सेम इसमें, मतलब इस लेंथ की करंट की बेटा जो लेंथ है ना ये, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना है बेटा, 0 डिग्री है, तो आप लिख दोगे 0। दूसरा देखो बी से सी, फॉर्मूला बी डीएल कोस थीटा, लेकिन देखो बी से सी, बी सी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कितना एंगल बन रहा है बेटा, 90 बन रहा है, कोस 90। फिर लिखोगे सी से डी, इसको क्या लिखोगे, बी डीएल कोस कितना बेटा, ये सी से डी इधर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 180, कितना बेटा 180। लेकिन बेटा इसमें एक चीज देखो आप कि सी से डी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा आउटसाइड है, कहां पर बेटा, आउटसाइड है, तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड में वो कितना होता है बेटा, 0 होता है, कितना होता है बेटा 0, तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसमें आगे कर रहे हैं, देखो बी डीएल ए से बी, बी डीएल कोस 0 कितना होता है सर, 1 होता है, ठीक है, या लिख देते हैं, बी से सी बी डीएल कोस 90 कितना होता है सर, 0 होता है, प्लस सी से डी, ये कितना होता है बेटा, अपन ने ए से बी लिख दिया, बी से सी लिख दिया, सी से डी, और हाँ बेटा अपन ने डी से ए नहीं लिखा इसमें, तो डी से ए कितना जाएगा, वो भी बी डीएल है, और वो कोस 90 ना नीचे आ रहा है, डी से ए नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा सी से डी वाला लिखेंगे तो ये पूरा बेटा 0 हो जाएगा क्योंकि इसके कारण, लेकिन ये डीएल और कोस वैरायटी होता है बेटा -1 होता है, प्लस डी से अपन ए लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, बी डीएल कोस 90 कितना होता है 0। तो अब देखो बेटा ये वाली स्टेप 0, ये स्टेप 0, ये स्टेप 0, रिमेनिंग क्या रहेगी बेटा, ये रहेगी, तो अपना क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी बी डीएल, ठीक, बाकी सब 0 तो इसमें लिख देंगे 0। तो देखो अब मैं इसमें लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डीएल इक्वल टू बी, बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना किसका, एक से बी का, और किसका करना बेटा, डीएल का, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, अभी अपन किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, एम्पीयर सर्किट लॉ की पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं बेटा, एम्पीयर सर्किट लॉ की पढ़ रहे हैं, तो एम्पीयर सर्किट लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट में यहां लिखेंगे बी डीएल इंटीग्रेशन जो होता है अपने बेटा, वो क्या होता है, वो म्यू नॉट आई नहीं होता, क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई होता है। और अब तो इस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे, क्या जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्न, और उसको क्या लिखते थे, कैपिटल एन से लिखते थे, याद रखना, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न इज एन, और स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता था, याद रखना, स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता था। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या मान रहे बेटा, एन मान रहे, और साथ में आता वो करंट आती थी, क्या आती थी, करंट आती थी, इसको इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर दो, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए सो बी, इधर क्या जाएगा म्यू नोट एन आई, तो इस डीएल का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एल से ये एल ही रहेगा, ये हो जाएगा म्यू नोट एन आई, ठीक है। अगली स्टेप में इस एल को डिवाइड कर देंगे, इधर तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, म्यू नोट एन आई अपॉन एल, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, बी इक्वल टू, साइड में लिखते हैं अपन, स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये बताया म्यू नोट एन आई। बेटा सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नोट एन आई, इसमें फॉर्मूला बनता है, ठीक है बेटा। अब अगली एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे, देखो एम्पीयर सर्किट लॉ अपने लॉन्ग में, सोलेनोइड अपन ने ये अपना वायर वाला था, ठीक है, ये एक्सिस वाला था बेटा, है ना, ये सोलेनोइड है, एक्सप्लेन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बेटा ये मोस्ट है,
अभी अपन इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, क्योंकि देखो टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, किसके क्या फाइंड कर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड द डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द टॉर्क। अपन गैल्वेनोमीटर में टॉर्क को फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बोली मत ना। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्क। देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर करता क्या है। देखो पहले जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, कौन बेटा, गैल्वेनोमीटर, वो क्या करता है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। और ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस, जो डिवाइस होता है, जो माइक्रो एम्पियर में, किसमें बेटा, माइक्रो एम्पियर में करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। फिर देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है कि जब अपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देखो ये इसने बोला कि प्रिंसिपल, देखो बेटा एक्सप्लेन, व्हेन वी प्लेस द a coil in uniform magnetic field then the coil is experience a torque। मतलब जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोइल को प्लेस करेंगे तो वो कोइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। इसका क्या बेटा प्रिंसिपल है। दूसरा गैल्वेनोमीटर काम क्या आता है, ये डिफ्लेक्शन या डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करने का स्मॉल अमाउंट में, क्या बेटा, स्मॉल अमाउंट के अंदर। अब देखो इसका अपन कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। देखो बेटा देखो इसमें क्या करते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दो मैग्नेट रखते हैं, फिर इसके अंदर एक मूविंग कॉइल रख देते हैं जिसको अपन करंट से डिटेक्ट करते हैं। देखो तो ये अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक नॉर्थ पोल की मैग्नेट और एक इधर साउथ पोल की मैग्नेट रख रहे हैं, ठीक है। ये मूविंग कॉइल, ठीक है, यहां से फिर लाइन जा रही है। और बेटा इसमें डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए इधर अपन स्केल रखते हैं, जो अपन मेजर करते हैं। और यहाँ पर जो मेन 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर मान लो इसकी डिफ्लेक्शन चेंज होगा तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें रिवर्स करंट, रिवर्स करने पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। इधर ये पिवोटेड मतलब इधर बंदी रहती है और नीचे अपन इसको सर्किट से कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, अपन इसके अंदर पहले, इसमें पहले एक मैग्नेटिक मूवमेंट काम करेगा। कौन काम करेगा बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट काम करता है। तो जिसका अपन फॉर्मूला लिखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए एम क्रॉस बी होता है बेटा। क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी। अब देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने के लिए अपन इसमें लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। क्या होता है बेटा, एम बी साइन थीटा। और आप बताओ मेरे को, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, आई इंटू एरिया। क्या होता है बेटा, करंट इंटू एरिया। और नंबर ऑफ टर्न भी इसमें लिखते हैं एन, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न होगा तो एम का फॉर्मूला लिख सकते हैं एन आई ए। तो इधर लिख देंगे बेटा टॉर्क का फॉर्मूला एन आई ए बी। क्या लिखते हैं बेटा, एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं टॉर्क को ऐसे लिखता हूं, टॉर्क बराबर बिना, क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, बिना साइन थीटा। मतलब याद रह जाता आपको, बिना साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। मतलब इसमें इक्वेशन क्या कर ले बेटा, इसके अंदर फर्स्ट कर लेंगे। अब क्या होगा, जब ये कोइल रोटेट करेगी, क्या करेगी बेटा, कोइल रोटेट कर रही है तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। क्या आएगा बेटा, डिफ्लेक्शन। और वो करंट किस, वो डिफ्लेक्शन किसके साथ आएगा, करंट के साथ। तो अपने इसमें ऐसे करते हैं, जो टॉर्क है ना, टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट आता है। इसमें क्या आता है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं जो टॉर्क है ना,
वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है बेटा, डिफ्लेक्शन है बेटा। क्या है बेटा इसमें, डिफ्लेक्शन। और ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, के थीटा आएगा। क्या आएगा बेटा, के थीटा, या थीटा इसमें 5 भी मान सकते हैं डिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, के थीटा इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा। तो बताओ मेरे को थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई एन ए साइन थीटा अपॉन के। और थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। कि परपेंडिकुलर काम करेगा ना कॉइल के, तो क्या काम करे थीटा, ये थीटा दूसरा, ये डिफ्लेक्शन का थीटा, ठीक है ना। तो बी आई एन ए अपॉन के, ये इसमें काम करेगा। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन इसमें जो आ रहा है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पहले तो आपको क्या करना बेटा, इसको मूविंग कॉइल काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट है। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या लिखेंगे इसमें, द बेटा इसके अंदर व्हेन a moving coil is placed in the uniform magnetic field then it experience torque। क्या करेंगे बेटा, टॉर्क को फिर कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बना देंगे बेटा, फिर इसकी डेरिवेशन की थ्योरी करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो इसमें, और ये क्वेश्चन बेटा क्या 4 नंबर का है, कितना नंबर का ये 4 नंबर का। तो 4 नंबर में ये आएगा, एक तो ये कोयल आ जाए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा इसमें क्या आ सकता है, देखो ये 2 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन बेटा, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। पहला तो क्या बेटा एमीटर है, और दूसरा क्या दिया बेटा इसने, वोल्ट मीटर दिया। क्या दिया बेटा, वोल्ट मीटर। क्योंकि जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें 1+3 या 1+2+1 आ सकता है। तो इसमें बेटा एक नंबर के ये दोनों क्वेश्चन में से एक आ सकता है, ठीक है। तो देखो पहले बेटा अपन एमीटर का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बेटा, एमीटर का कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो एमीटर कन्वर्जन में देखो इधर मैं इधर बता रहा हूं आपको, एमीटर एमीटर कर रहे हैं इसमें ना। तो पहले मेरे को बताओ बेटा एमीटर बनता क्या है और एमीटर होता क्या है। देखो एमीटर क्या है, एक एमीटर करंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करता है। क्या करता है बेटा, करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करता है, ठीक है ना। तो देखो अपन क्या करते हैं, जब एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट वायर लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं बेटा, एक शंट वायर लगाते हैं। और शंट वायर का नाम पता क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वायर होता है, लो रेजिस्टेंस वायर होता है। और ये लगता कहां पर, इसके बेटा पैरेलल में लगता है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी कनेक्टेड द ए शंट वायर इन द पैरेलल ऑफ द गैल्वेनोमीटर दिस कनेक्शन इज चेंज इनटू एमीटर। मतलब है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, याद रखना बेटा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में किसको लगाते हैं बेटा, पहले शंट वायर को। शंट वायर क्या होता है बेटा, लो रेजिस्टेंस वायर होता है। तो ये कन्वर्जन किसमें चेंज होता है बेटा, एमीटर में। अब मान लो यहाँ से जो करंट आ रही थी वो आई करंट आ रही थी, क्या बेटा, आई करंट आ रही थी। तो इसमें क्या करंट जाएगी, आई जी जाएगी। तो इसमें करंट क्या जाएगी बेटा, आई एस, क्योंकि शंट शंट यहाँ क्या चली जाएगी, आई। तो बताओ बेटा ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है बेटा, पोटेंशियल रहता है। तो अपन पोटेंशियल करेंगे, देखो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, वीजी इक्वल टू वी इक्वल टू क्या था, आई आर। तो इसमें करंट क्या गई बेटा, आई जी, और इसका रेजिस्टेंस मान लो जी मान लो, ठीक है। और इसके लिए करेंगे तो वी एस, तो करंट तो क्या बेटा आई एस है, और इसका रेजिस्टेंस एस मान लो। दोनों को बराबर करेंगे तो अपन लिखेंगे Vg इक्वल टू वी एस, हो जाएगा आई जी मल्टीप्लाई जी इक्वल टू आई एस, है ना, आई एस इंटू एस, ठीक है। अगला आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मैंने क्वेश्चन दिया आपको आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बताना है मेरे को। और मैं एक चीज बोल रहा हूं आपको कि इन द सर्किट एमीटर इज कनेक्टर, सर्किट के कौन से कनेक्शन में एमीटर जुड़ता है, तो उसका आंसर क्या होता है बेटा, सीरीज। क्या रहता है ये मैं बता रहा हूं आपको, किस में जुड़ता है बेटा, सीरीज। मतलब एमीटर खुद किस में जुड़ता है बेटा, सीरीज में। लेकिन एमीटर बनता क्या है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट वायर लगाने पे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट वायर लगाने पे वो किस में चेंज हो जाता है, एमीटर में। और एमीटर खुद किस में जुड़ता है बेटा, सीरीज में जुड़ता है। और आप मेरे को जवाब दोगे कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो आप जवाब दोगे, ठीक है ना, रिप्लाई दोगे कमेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर। क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। उसी की तरह वो समझ गए तो बेटा ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अपन करेंगे वोल्ट मीटर। क्या करेंगे बेटा, वोल्ट मीटर। तो देखो वोल्ट मीटर क्या है, वही गैल्वेनोमीटर के, यहां बेटा किसमें लगा था, पैरेलल में। तो यहां मैं सेंट में लगाऊंगा बेटा, किसमें लगाऊंगा, सॉरी सीरीज में लगाऊंगा। यहां देखो
यहाँ किस में लगा था बेटा, पैरेलल में लगा था, यहाँ पर इसमें सीरीज में यूज कर रहे हैं इसको, इसमें लगा रहे हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, अब देखो वो पैरेलल था और यहां पर जो वायर था वो क्या था, लो रेजिस्टेंस वायर था, तो यहाँ क्या कर ले बेटा, हाई रेजिस्टेंस वायर बना दे। ठीक है, दूसरा यहां मान लो करंट आई जा रही है, तो इसमें भी क्या जाएगी बेटा, आई, इसमें भी क्या जाएगी, क्यों बेटा, क्योंकि रेजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है इसलिए। अब अगर आप इसमें करते हैं तो आप इसमें करंट और इसमें करंट सेम कर दो। ठीक है, दूसरा मैंने उसमें लिखा था कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ऐसे ही आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है वो बताओगे। अब सुनो, मैंने क्या बोला बेटा कि एमीटर को सर्किट की किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो आप लिखोगे सर सीरीज में। और एमीटर बनता कैसे है, मैं बार बार वही बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जो मोस्ट होता है ना, टीचर उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। तो एमीटर कैसे बनता है बेटा, जब गैलोमीटर के पैरेलल में एक शंट वायर लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। उस एमीटर को खुद को किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में। ऐसे ही यहां पर देखो, गैलोमीटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस, सॉरी गैलोमीटर के सीरीज में, गैलोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं तो वो वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है और उस वोल्ट मीटर को खुद को कहां जोड़ते बेटा, पैरेलल में जोड़ते। कहां जोड़ते बेटा, पैरेलल के अंदर जोड़ते। तो याद रखना, एमीटर और वोल्ट मीटर बहुत अच्छी क्वेश्चन है जो एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं। आपको याद रखना है कि एमीटर खुद किस में जुड़ता है, सीरीज में, लेकिन एमीटर बनता कैसे है, पैरेलल में गैलोमीटर के एक शंट वायर लगाने पे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी अपने पढ़ा था मूविंग कॉइल गैलोमीटर के अंदर, अगर एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो टॉर्क का अपन फॉर्मूला यहां पढ़ेंगे, उस टॉर्क को अपन निकालेंगे। तो देखो इसके अंदर देखते प्रश्न, ठीक है ना। अब देखिए अपन इसमें टॉर्क फाइंड करते हैं। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं कि एक पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, तो ये कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा पोल है बेटा, साउथ पोल है। ठीक है, तो यहां से फील्ड लाइन जा रही है, फिर इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप रख रहे हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर लूप में ये करंट यहाँ किधर आई है, इसमें कितनी आई बेटा, यहाँ कितनी जा रही है, आई जा रही है, इसमें कितनी जा रही है, इधर आई जा रही है, इधर कितनी जा रही है बेटा, आई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ इसको अपन नाम देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ठीक है, आगे जो कार्बन ब्रश ये जुड़े हुए हैं आगे, फिर कनेक्शन से अपने इसमें बैटरी कनेक्शन कर देते हैं, की वगैरह जो भी है ना, कनेक्शन से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक बार इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसके लिए इधर है, तो इस पॉइंट के लिए, एडी पॉइंट के लिए थीटा कितना बेटा, 180, कितना है 180। और इसके लिए देखो ये इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा कितना बेटा बनेगा इसका, 0 डिग्री बनेगा। ये नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कितना एंगल बन गया बेटा, 90। तो यहाँ कितना बनेगा थीटा, 90। इसमें भी कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो बेटा थ्योरी क्या लिखेंगे, व्हेन वी प्लेस द रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए बी सी डी इसका नाम है, उसमें करंट क्या जा रही है बेटा, इसमें आई जा रही है, तो इसके अंदर जो थीटा बना रहे हैं वो अपन एंगल के अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर अपन लिखेंगे, देखो अपन ने पढ़ा था अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो वो क्या होता है बेटा, एफ इक्वल टू बी आई एल। क्या होता है बेटा, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। क्या होता है बेटा, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो आप देखो एडी मतलब डी ए और बीसी, इनके लिए देखो तो अपन लिखेंगे फोर साइड एडी एंड बीसी। तो उसके लिए फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, पहले के लिए लिखोगे तो बी आई एल
साइन 0 लिखोगे तो वो भी कितना हो जाएगा 0। तो मैं इधर लिख देता हूँ 0 किसके लिए था अपना BC के लिए था, इधर BC। अब मैं AD के लिए लिखूंगा तो AD के लिए कितना आएगा BIL साइन 180, तो वो भी कितना होता है 0 होता है। तो मतलब BAD और BC का फोर्स इक्वल है और वो कितना है 0 है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान देखोगे तो ये में जो मेरा ये वाला है ना कौन सा AB और BC, इनमें फोर्स देखो तो उनमें फोर्स क्या हो रहा है बेटा, आप देखो कि उनमें ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो AB है ना वो मेरा ऐसे जा रहा है, कौन सा AB ऐसे जा रहा है और AD मेरा ऐसे आ रहा है। अगर मान लो ये वाली साइड ऊपर जाती है तो ये साइड नीचे आती है, मतलब एक का फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, और एंगल कितना है इसमें 90 है, तो अपन लिखेंगे फोर साइड AB एंड AB हो गया, BC इसमें करके AD, तो कौन सी है CD या DC। तो इसमें फोर्स कितना आएगा, पहले के लिए फोर्स क्या लिखेंगे BIL साइन 90 लिखेंगे, और साइन 90 कितना 1 होता है, तो उसको में कितना काम करेगा FAB, FAB कितना आएगा BIL आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही FBC कितना आएगा, वो भी कितना आएगा BIL आएगा। तो अपन इसमें देखेंगे जो रेक्टेंगल लूप नहीं है उसकी ये साइड देखो, ऐसे आपको ये साइड दिख रही है, उसमें जो अपना AB है मतलब ये इधर नीचे आ रहा है और ये अपन किधर ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए फोर्स क्या लग रहा है BIL लग रहा है, और इसके लिए फोर्स भी क्या लग रहा है बेटा BIL लग रहा है। तो अपन लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फोर्स, तो वो कितना हो जाएगा, ये दोनों देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बेटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए कितना हो जाएगा 0। तो बेटा जब इस पे फोर्स 0 है तो इसको रोटेट कौन कर रहा है, तो कौन काम करेगा बेटा इस पे टॉर्क काम करेगा। सर कौन काम करेगा इसमें टॉर्क। तो आप देखो इसको, ये साइड कौन सी बेटा ये B है, कि अपने उसे दिख रहा था ना, तो ये अगर ये घूम रही है तो यहां पर टॉर्क मतलब ये टॉर्क काम कर रहा है, इसको रोटेट कौन सी साइड और इसमें B हो रही, तो अपन लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखते हैं बेटा इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी, तो टॉर्क को टॉर्क से लिख दिया F ये है, और इसमें डिस्टेंस क्या बेटा इसकी B है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, और F कितना था बेटा BIL था, तो आप लिख दोगे BIL और ये B है। और आप देखो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो आप लिख दो A इक्वल टू L इंटू B, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा IBA। ठीक है, ये बना मेरा। अब मान लो कि ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, कितने में रखा बेटा थीटा एंगल पे, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा मान लो ऊपर, अब इसके अंदर मान लो ये जो रेक्टेंगल जो लूप है ना, कौन बेटा जो ये रेक्टेंगल लूप है ना वो थीटा पे वर्क कर रहा है, कितने पे कर रहा है बेटा वो थीटा पे लग रहा है। तो ऐसे मतलब वो यहां पर ऐसे काम कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे नहीं ये ऐसे टॉर्क काम कर रहा है, तो ये अपना फोर्स ऐसे है और ये इधर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पे मैंने इसको फाइंड करना है। ठीक है, ये मेरा B है इसमें। तो अपने देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपने, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें क्या आएगा ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू थीटा, कितना काम कर रहा है बेटा ये थीटा काम कर रहा है। तो अपन ने लिखा टॉर्क इक्वल टू F का फॉर्मूला क्या था बेटा BIL आएगा ये, तो इधर लिख दोगे यहाँ पे BIL और ये B है मेरा, साथ में क्या करेगा काम यहाँ पर थीटा, तो वही LB को अपन क्या लेंगे बेटा एरिया ले लेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा BIA साइन थीटा। क्या फॉर्मूला काम कर रहा है बेटा टॉर्क का BIA साइन थीटा। ठीक है, अब इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपन ने MCQ भी सारे कर लिए बेटा, वन शॉट भी सारे कर लिए बेटा, इसके अंदर जो बड़े क्वेश्चन थे बेटा वो सारे अपन इसके अंदर कर लिए। ठीक है ना, जो ये अपना चैप्टर है 4th। अब याद रखना इस चैप्टर से एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और एक दो इसमें MCQ, एक MCQ एक फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, मतलब इस चैप्टर में 4 प्लस हाफ ये रेशियो रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा ये बड़े क्वेश्चन है, तो अपन ने इसमें क्या क्या क्लियर कर लिया, एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर वायर क्लियर कर लिया अपन ने, एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर अपन ने सोलेनॉइड पूरा कर लिया, बायो सावर्ट की
कोयल की एक्सिस वाली अपन ने एप्लीकेशन कर ली है, सोलेनोइड भी अपने पूरा हो गया, मूविंग कोयल गैलोमीटर भी पूरा हो चुका है और रेक्टेंगुलर लूप भी अपना इसमें क्लियर हो चुका है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने रहते हो तो बेटा आप कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में देखते हो, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।